हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। तो गाइस, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज कॉल आया कि सर पहले पेपर नंबर 6 का एक बार पहले सॉल्यूशन करवा दो, कि पेपर नंबर 5 का उसके बाद करवा देना। तो ठीक है, मैं पहले पेपर नंबर 6 का करवा देता हूँ। पेपर नंबर 4 का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया गाइस, जो कि आपको कल मिल जाएगा। मतलब बेसिकली 6 तारीख को सुबह 11 बजे आपके लाइव हो जाएगा वो लेक्चर। क्लियर। तो पेपर नंबर 6 का भी मेरे पास जैसे कॉल आई थी बच्चों की काफ़ी सारी, तो मैं इसके बाद पेपर नंबर 4 के बाद पेपर नंबर 6 को पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप सभी देखें ध्यान से, पेपर नंबर 6 में जो जो आपके डाउट्स है आई थिंक वो सारे क्लियर कर दूंगा मैं इस सॉल्यूशन के दौरान। तो बेटा, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी करें। और इन वीडियोस को, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, आपको लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सॉल्व हो रहे हैं, आपको हर चीज़ समझ आ रही है और मैं काफ़ी अच्छा समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी वो भी इस चीज़ का सॉल्यूशन कर पाए। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है अपने पास, 300 केल्विन पे अपन को ए से प्रोडक्ट डेल्टा जी नोट दे रखा है, दूसरा भी बी के लिए डेल्टा जी नोट दे रखा है। अब आपको पता ही है इक्विलिब्रियम पर क्या होता है गाइस। देखो मैं आपको पूरा यहाँ से बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास एक इक्वेशन होता है डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट के बीच में रिलेशन का। क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस का 2.303 आर टी लोग क्या क्यू। हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है। ठीक है। log क्यू के इक्वल होता है log के ही क्यू के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लोग के, किसका, ये ए का है तो मैंने ए ले लोग के, मतलब ये जनरल फॉर्मूला था। बस अब यही वाला इक्वेशन मेरे को लगाना है, तो डेल्टा जी नोट ए इज इक्वल टू मैं लगा दूंगा माइनस का 2.303 आर टी लोग ए, लोग के ए अपॉन लोग बी। ठीक है, मतलब ऐसे लोग बी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा मैं क्या कर दूंगा, रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है अपन को, ये दे रखा है। तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके, इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा इसको, लोग के ए अपॉन लोग के बी। क्लियर। ये लिख दूंगा इसको मैं। तो यहाँ से देख लो बस, यहाँ से क्या हो गया, 200 बाय माइनस का 200 बाय माइनस का 50, कितना आ गया ये 4, इक्वल टू लोग, इसको ऐसे लिख दूं के बाय के बी। ठीक है, इसको ऐसे लिख दूं। तो यहाँ से के बाय के बी का रेशियो कितना आ गया, आपको पता ही है नीचे यहाँ पर क्या होता है, बेस 10। तो जब यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये 10 जो है, ये 10 जो है, ये पैर वाली जो चीज़ है ये सामने आ जाएगी और वो उसकी पावर बन जाती है। तो ये कितना आ गया, 10,000 आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी है ये। तो 10,000 अपना आंसर दिख रहा है, सी ऑप्शन अपना गाइस इसमें आ चुके। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। सिर्फ आपको बस लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करना था और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। देन आफ्टर दैट इन द रिएक्शन एम जी से एम जी ईथर वन इक्विवेलेंट ले रखा है D2O, अच्छा सोडियम ईथर। ठीक है, सोडियम अपॉन ट्राई ईथर, ये तो अभी अपने को देखते ही पता चल रहा है, ये तो वुड्स रिएक्शन है, मतलब सी वाला जो कंपाउंड होगा वो वुड्स बनेगा। तो देखो भी सीन क्या है, यहाँ पर इस तरह का कुछ अपन को दे रखा है, एक ब्रोमीन लगा के दे रखा है, एक क्लोरीन लगा के दे रखा है। तो यहाँ पे इतनी तो गारंटी है कि यार Mg इथर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वन इक्विवेलेंट मतलब एक ही है। तो यहाँ पर Mg मतलब पहले गिरगनाट बनेगा। तो अब देखो इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो अपन को पता है CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, CBr वीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो MgBr है गाइस, ये ऐसे MgBr बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Cl अटैच ही है। अब इसका अगर D2O के साथ रिएक्शन कराएगा तो यहाँ पर D क्या है, एक्टिव है। डी एक्टिव है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये Cl यहाँ पर क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। अब इसका रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वुड्स रिएक्शन है, मतलब इसके ऐसे ऐसे 2 मोल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Cl यहाँ पर डी लगा होगा गाइस। क्लियर। और ये जो Cl है ये यहाँ पर अटैच होगा, इसके बीच में Na आएगा 2 मोल, और एक Cl की यूनिट और आएगी भाई,
ऐसे एक यूनिट और आएगी और ये यहाँ से 2NaCl बन जाएगा। तो ले दे के कंपाउंड जो अपना बना वो कुछ इस तरह का बन गया। आपको पता ही है वुड्स रिएक्शन में अल्केन्स बनते और ऐड हो जाते। तो ये वाला कंपाउंड अपन को दिख रहा है, बी ऑप्शन है। तो ये अपना सिंपल सा रिएक्शन था। देन विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है भाई? सीरियम प्लस 3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल। लुटेनियम प्लस 3 इज कलरलेस, बिल्कुल लुटेनियम प्लस 3 आपको पता ही है डायमैग्नेटिक होता है, इट इज डायमैग्नेटिक। अगर डायमैग्नेटिक है तो ये कलरलेस भी होगा। क्लियर, ये भी सही है, ये भी सही है। एक्टिनोड एग्जिबिट्स हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनोड, बिल्कुल सही है। एक्टिनोड जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लैंथेनोड कंपेयर में। ऑल 3D एलिमेंट्स गिव हाइड्रोजन विद 1 मोलर HCl, जरूरी तो नहीं है सारे डी एलिमेंट्स दे, नहीं भी देते। जो इनर्ट एलिमेंट्स है, जो पैसिव एलिमेंट है नीचे वाले हप्पा वाले, वो नहीं देते हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करेंगे वो। तो ये डी गलत हो गया, इसको गलत, पहली 3 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 था इन क्योरिंग सीमेंट प्लास्टर वाटर इज स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो गाइस ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर बेस्ड है। भाई आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग मकान बनवाते हैं तो उसके ऊपर जब प्लास्टर होता है दीवारों पे, तो मिस्त्री क्या बोलता है कि भाई इस पे तराई ज्यादा से ज्यादा करो, पानी की तराई ज्यादा से ज्यादा करो। हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी का छिड़काव ज्यादा करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि वो सीमेंट क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो बस वो मजबूत वाला ऑप्शन अपन को देखना है, कीपिंग इट कूल। तो ये तो नहीं है भाई, ठंडा होने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट, बिल्कुल सही है भाई। इंटरलॉकिंग को डेवलप करेंगे, मतलब इंटरलॉकिंग मतलब मजबूती होना। हाइड्रेटिंग सैंड एंड ग्रेवल मिक्स्ड विद सीमेंट, नहीं भाई। कन्वर्टिंग सैंड इनटू सिलिसिक एसिड, नहीं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आ गया, सिंपल रियल लाइफ पे था। उसके बाद क्या, अ कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaNH2, दिस इज द सोडामाइड गाइस। NaNH2 इज सोडामाइड, ठीक है। और सोडामाइड आपको पता ही है कि इट इज अ बेस। अगर ये बेस है इसका मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो अपन को इसमें से एसिडिक देखना है। तो C6H6 क्या है भाई, यहाँ पर ये बेंजीन है। बेंजीन का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं होता ना, मतलब C2H6 अल्केन है, इसका तो होगा नहीं। C2H4 इथीन है, C2H2 इथाइन, ये यही वाला ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है sp कार्बन इज मोर एसिडिक देन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर एसिडिक देन sp2 देन sp3। क्लियर। तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये स्टार्टिंग में एसिटाइलिन गैस है, इसमें जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। तो ये ही रिएक्ट कर जाएगा और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, देखो बना के भी दिखा देते हैं। ये किसके रिएक्ट करेगा, NaNH2 के साथ, सोडामाइड के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। C के ऊपर माइनस, N के ऊपर Na के ऊपर प्लस, और साथ में क्या निकल जाएगी, अमोनिया गैस निकल जाएगी। क्लियर। तो ये रिएक्शन होगी इसकी और ये इस तरह का कुछ सीन बन जाएगा। आगे दिया, आइडेंटिफाई द पॉल्यूटेड गैसेस लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलर्ड एंड लस्टरनेस ऑफ नेचर ऑफ मार्बल ऑफ द ताजमहल। तो भाई मार्बल की प्रॉपर्टी होती है, मार्बल जो है, मार्बल पे दो गैस आपको पता ही है, आपने बचपन में छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एसिड रेन। तो एसिड रेन के अंदर मेनली कौन सी होती है, SO2 एंड NO2, ये दो गैसेज है सल्फ, ठीक है ना। ये जो दो गैसेज है गाइस, ये मेन जो होती है कारण होती है एसिड रेन की। और आपको पता है एसिड रेन में मार्बल जो है वो डीकलराइज हो जाता है ड्यू टू एसिडिक नेचर के कारण, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का आंसर आ गया। छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते हैं 9th-10th क्लास में गाइस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला दिया था, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय PV की पावर 1/4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, if the percentage decrease in volume is 1/4 then the approximate percentage increase in pressure is, बिल्कुल भाई, पर अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो ये वाली इक्वेशन है ना गाइस, इसको कंपेयर अगर हम लोग करें PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट से, तो इस इक्वेशन को बोला जाता है गाइस पॉलीट्रोपिक इक्वेशन, इट इज पॉलीट्रोपिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द पॉलीट्रोपिक इक्वेशन। इसी पॉलीट्रोपिक इक्वेशन की x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू को गामा रख दूं तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द एडियाबैटिक। एडियाबैटिक ये आप लोगों ने पढ़ी होगी एडियाबैटिक, बट जो ये एडियाबैटिक आई कैसे,
ये जनरल जो इक्वेशन है दिस इज द पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन। तो मैं आपको यहाँ पर पहले तो एक शॉर्टकट बताता हूँ, फिर आपको इसको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। शॉर्टकट गाइस ये कुछ नहीं करना होता, आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो। एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 1/4। आपको परसेंटेज प्रेशर का निकालना है, तो बस आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे मैं सीधा सा ट्रिक बता रहा हूँ लॉजिक। आप इसको डबल कर दो, मतलब 1/x, एक्स स्क्वेयर कर दो बस, 1/16, तो आपका आंसर 1/16 आएगा। ठीक है, अब इसको प्रूव कर लेते हैं कि प्रूव कैसे करें। ठीक है ना, ये तो मैं आपको शॉर्टकट बता दिया एक। ठीक है, कि ऐसे आप पॉलीट्रॉपिक से डायरेक्ट कंपेयर करके कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट आपको मैंने बता दिया, अब आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि कितना आंसर आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस प्लीज शॉर्टकट पे ना जाए, बिकॉज इट इज नॉट वैलिड इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो आप बकाया इस शॉर्टकट के आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को सॉल्व भी कर ले। ठीक है, तो मैं आपको मेथड बताया था, वैसे इसका आंसर मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट से, जो कि इन टाइप के क्वेश्चंस में हर किसी में लगेगा, तो चाहे आप शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि रिस्क ना ले। थोड़ा सा हम लोग अगर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज इसने दी है 1/4 मतलब 0.25। परसेंटेज दी है मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो हो गया यहाँ पर 0.25 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज चेंज दी है ना, तो 0.25% हो गया था डिक्रीज, तो मतलब मैंने 0.25 डिवाइडेड बाई 100 लिख लिया। अब आपको पता ही है कि जो पीवी की पावर, ठीक है, 1/4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से मैं क्या ले लूँ, पीवी की पावर 1/4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को मैं मान लो ए मान लेता हूँ कुछ भी, तो यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए अपॉन वी की पावर 1/4। मैं क्या ले लूँ, इसका लोग ले लूँ भाई, अब इसके आगे तो कोई इलाज है नहीं ना, लोग लेना ही पड़ेगा। लोग पी इज इक्वल टू लोग ए माइनस का लोग वी की पावर 1/4, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने लोग ए बाई वी की, तो लोग पी। अब इसका मैं डेरिवेशन अगर करता हूँ, डेरिवेट करता हूँ, लोग पी का क्या होगा, इसमें पी लोग पी का क्या होगा 1/p, और पी का डेरिवेटिव डीपी। लोग ए कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, माइनस का 1/4, पहले इसकी प्रॉपर्टी लगा लो 1/4 लोग वी। अब यहाँ पर इसको मैंने डेरिवेट करा था, इसको भी करेंगे, तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ 1/p डी इज इक्वल टू 0 माइनस का 1/4, ये भी क्या हो जाएगा 1/v dv। क्लियर, 1/v dv। ये क्या था, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम, ये किसके इक्वल था, इतना v डिक्रीज हुआ, तो क्या यहाँ से डेल्टा v बाई वी का वैल्यू 0.25/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखना ये dp बाई b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा p बाई b इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, माइनस का 1/4 डेल्टा v बाई वी। तो देखना डेल्टा p बाई p कितना आ गया, माइनस का 1/4 डेल्टा p बाई वी को क्या लिख सकता हूँ, इनटू का 0.25 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ गया गाइस, ये आ गया 0.25 अपॉन 400, 0.25/400 आ गया गाइस। तो ये तो आया डेल्टा पी। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 भी करूंगा, तो 0.25/400 इंटू का 100, तो यहाँ से 2 जीरो से 0 गई, ये 100 नीचे फिर उतर गया, 25 5 चौका 20 4 पंजे 20, 25/400, 25/400 काटे तो अपन क्या करेंगे, 5/400, 400 कितना आ गया, 5 8 द 40, ठीक है, 80, 5/80, 5/80 को मैं 1/16 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो मैंने आपको बोला था ना कि शॉर्टकट वैलिड है, 1/16 आंसर आ जाएगा। क्लियर, 1/16 आपका आंसर आ गया, देख लो। क्लियर है गाइस, तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो, चाहे इस तरह प्रूव भी करके दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज शोन बाय। अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का फंडा क्या होता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम लोग किससे देखते हैं गाइस, हाइपर कंजुगेशन से। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन। तो बस अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं। इसमें देखो भाई, इस वाले कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही दिख रहा है, इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। इस पर देखते हुए इस पर भी, इस पर कितने हैं भाई, ये अच्छा तीन, तीन है इस पे, तीन और तीन ही है इस पे, तीन अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा इसमें इसमें कितने हैं, इस वाले पे ये कार्बन है, इसके जुड़ा हुआ है ये एक और CH2 दो,
दो और यहाँ पर एक 3, दो ही है यहाँ पर 2 गाइस, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड लग गया। ठीक है, इसके अंदर कितने हैं भाई, ये अल्कीन है, कार्बन कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है, दो दो इसके अंदर है। तो हम लोग क्या देखें, सबसे कम जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ए के अंदर है, तो ए अपना आंसर आ गया गाइस। क्लियर, ये सबसे कम स्टेबल अल्कीन है तो इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, हाईएस्ट इसने पूछा था। अगला क्वेश्चन है गाइस, विच द मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द रिएक्शन। ये गाइस क्वेश्चन ना यहाँ पर कट गया है, देखो इसने HBr पेरोक्साइड लिखा हुआ है बाद में। HBr पेरोक्साइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव लगेगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको अल्कीन दे रखा है, उठा के आपको इसको क्या करना है, अल्कीन तो हट जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये Br यहाँ पे टूट जाएगा। इसका मतलब ये वाला आंसर सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखते ही हो गया। अगला, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट PCl5 इज डायगोनल बाइपिरामिडल, IF5 स्क्वायर पिरामिडल। भाई देख लेते हैं, IF5 का मतलब 7 और 5 12, 12 का मतलब sp3d2 विद 1 लोन पेयर आएगा, बिल्कुल स्क्वायर पिरामिडल है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन वाटर, वाटर का फॉर्मूला ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, एंड इथेनॉल, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, बिल्कुल इस डिफरेंट, बिल्कुल सही है भाई। इन दोनों का क्या लगेगा, प्लस आई, हाइड्रोजन का तो प्लस आई ना बराबर होता है, रेफरेंस होता ही है, तो इसका मतलब बॉन्ड इंथैल्पी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ऑल कार्बन एटम हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड क्या होता है गाइस, ये रहा, दिस इज द कार्बन सब ऑक्साइड। ऐसे ही सब ऑक्साइड कार्बन के भी होते हैं, सल्फर के भी होते हैं बेटा, सल्फर का क्या हो जाएगा, SC3O9। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सल्फर का भी क्या होता है सब ऑक्साइड, S3O9, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर सब ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कार्बन सब ऑक्साइड भी इसने बोला, क्या सारे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, निकाल के देखते भी। 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा मतलब sp, 2 सिग्मा मतलब sp, बिल्कुल सबकी सेम आ रही है भाई, सबके हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसका मतलब ये पॉइंट भी सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो भैया तीनों ही है, तो तीनों वाला ऑप्शन कौन सा है, डी आ गया, तो करेक्ट हो गया। अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ रिडक्शन। तो गाइस अपने को इसमें बताना है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ रिडक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेटल्स दैट। ठीक है, तो अपन को पता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं भाई, तो सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगला है, चूज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई हमें ऐसा कुछ दे रखा है सीन बना के, यहाँ पर अपने पास Cl लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो अपने को पता है कि एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट है भाई, CH3MgCl ईथर की प्रेजेंस में। तो ये आपको पता ही है, यहाँ पर माइनस होगा या प्लस होगा, ये इधर जाएगा, इस पे माइनस आएगा, ये CH3 यहाँ अटैक कर लेगा इस कार्बन पे, ये O माइनस इस Mg को ले आएगा, तो यहाँ पे कुछ सीन इस तरह से बनेगा गाइस, O माइनस MgBr प्लस यहाँ पर एक CH3 बन गया Cl। अब उसके बाद क्या होगा, ईथर जो आएगा आगे, ये क्या होगा, ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, और ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड 6 मेंबर रिंग बन रही है, आपको पता ही है, Cl माइनस एक अच्छा है, तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन जो O माइनस है वो यहाँ अटैक कर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा गाइस। इस तरह से, तो ये वाला डी कंपाउंड आएगा, क्योंकि रिंग बना लेगा यहाँ पर, इस तरह का कुछ कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन मिसिंग है, तो इसका आंसर जो आएगा वो फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन आपको वही दे रखा होगा। क्लियर, तो ये 3 तो आएगा नहीं पहले, ये फोर्थ ऑप्शन इस तरह का कुछ आएगा सीन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, कुछ इस तरह का सीन बनेगा गाइस आपके पास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए, फाइंड द रेट लो दैट कॉरस्पॉन्ड टू द डाटा शोन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है भाई, अपने को देखो इसमें डाटा कुछ देखो मिसिंग है एक्चुअली, इनिशियल रेट हम लोग नहीं लिख पा रहे, मैं आपको इनिशियल रेट एक मिनट बता देता हूँ क्या है इसका।
पहला है 0.1 गाइस, उसके बाद 0.8, फिर 0.10, उसके बाद 0.8। ठीक है, इस तरह से ये इनिशियल रेट है गाइस। मैं आगे पूरा लिख देता हूँ, इट इज इनिशियल रेट। तो आपको पता ही है एक्सपेरिमेंटल वाले कैसे होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, यहाँ पर ए इंटू बी, ए की पावर मान लो मैंने एक्स मान ली, बी की पावर वाई मान ली, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इक्वेशन फोर्थ बाय इक्वेशन वन करेंगे, इक्वेशन फोर्थ बाय इक्वेशन वन, मैंने इक्वेशन फोर्थ बाय इक्वेशन वन क्यों करा भाई, क्योंकि मेरे को दिख रहा है फोर्थ और वन में इनिशियल कॉन्संट्रेशन ए नोट की क्या इक्वल है, तो 0.12x, नीचे 0.12x हो जाएगा। अब बी में क्या है, फोर्थ में 0.70 है, नीचे 0.35 है, देख रहे हो 0.035, ऊपर गया 0.070, ये दो पे सीधा गया, वाई वाई नीचे। ठीक है, तो ये दो पे सीधा गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई देखो, अच्छा 0.8 अपॉन 0.1, 8, तो 8 इक्वल टू आ गया 2 की पावर वाई, तो यहाँ से वाई सीधा आ गया 3। अब ऐसे एक्स निकालेंगे, एक्स कैसे निकाले अपन, 0.24, 0.024, 0.024, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दो तो दो को तीन से कर ले, दो को तीन से या तीन को दो से कर लो, कैसे मर्जी कर लो, दो को तीन से कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन टू को थ्री से कर लो, तो अगर इक्वेशन टू को थ्री से करते हैं तो अपने पास आ जाएगा, टू को सीधा ही कर ले, ये वन आ गया ए नोट की, ये डबल आ गया टू, ये 8 है, तो एक्स की पावर कितना आ गया, एक्स की पावर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो अपन को पता है यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, ए की पावर 2, बी की पावर 3। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन दे नहीं रखा इन्होंने। ओके, रेट जो है कि ए की पावर, एक मिनट 2 आ रहा है, कितना आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। अगर हम लोग चलो इसको मान लो, मैं और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 4 बाय इक्वेशन 3/1 कर लेता हूँ, अगर मैं 3/1 करूँ देखना, तो ये आ गया ऊपर 2 की पावर x आ गया, 24/12, ठीक है, 35 ये y की वही है तो कट जाएगा, और 3/1 करूंगा तो 1/1, अच्छा यहाँ पर 1 ही आ रहा है गाइस, तो 1 इक्वल टू 2 की पावर x, तो 2 की पावर x, तो x यहाँ पर 0 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या है 1 है, तो x की पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो 0 आएगी तो अपन को क्या दिख रहा है, a की पावर 0, b की पावर 3, a ऑप्शन अपना आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालॉइड। अब देखो भाई, मेटालॉइड का शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, आर्बिट्रिक, आर्बिट्रिक अपनी याद रखेंगे फॉर किसके लिए, मेटालॉइड के लिए, तो मेटालॉइड के लिए अपनी आर्बिट्रिक जबरदस्त है, देखना भी कौन कौन से होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बी, एस आई, जी ई, ए एस, एस बी, टी ई, ए टी। देखो भाई कैसे याद रखोगे, बालिका, सीता, गीता, आशु, सब, ट्यूशन, आते। क्लियर, तो देखो एस भी अपनी लिस्ट में है भाई, एस भी अपनी लिस्ट में, सीधा मेटालॉइड, जितने भी मेटालॉइड है सबकी लिस्ट है, आर्बिट्रिक आप लगाओ काम करो। अब ये दिया हुआ भाई, RH2 आयन एक्सचेंज रेजिन आई कैन रिप्लेस Ca+2 आयन इन हार्ड वाटर एस, भाई देखो अपने को रिएक्शन दिया हुआ है, ये कोई रेजन दे रखी है अपने को, Ca+2 RCa प्लस का 2H+, तो यहाँ से देखो इसने पीएच दे रखा है अपन को, 3 दे रखा है पीएच 1 लीटर हार्ड वाटर में, पीएच अगर 3 है तो इसका मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन सीधा कितने लिख दूं मैं, 10⁻³ तो यहाँ से क्या मैं देख रहा हूँ कि 2 मोल H+ से 1 मोल अपने पास क्या बन रहा है, Ca+2 बन रहा है, और हमें पता है कि 1 मोल के लिए हम लोग लेते हैं चीजें, तो 1 मोल H+ के लिए कितना बनेगा, हाफ मोल Ca+2, हाफ मोल बन जाएगा, इसका मतलब Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे कितनी है भाई, 10⁻³ का हाफ कर दूंगा मैं, तो ये आ गया 5 इंटू का 10⁻⁻4, इस तरह से लिख दूँ। अब यहाँ से मैं मास निकाल लेता हूँ Ca+2 का, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में पुट करना है, ppm निकालना मेरे को, तो मास कैसे निकालूंगा, मोल मेरे पास इतने आ गए, वॉल्यूम 1 लीटर है, मोलर मास कितना है 40,
तो 5 × 40 200, तो ये आ गया 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², ग्राम आ गया। बस अब मुझे क्या निकालना है, मुझे हार्डनेस निकालनी है पीपीएम की टर्म में, पीपीएम की टर्म में हार्डनेस निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मास ऑफ कितना वाटर, इस तरह से निकालूंगा। तो हार्डनेस मेरे को निकालना है पीपीएम की टर्म में, तो कैसे निकालूंगा, मास ऑफ कैल्शियम अभी निकाला हमने 2 × 10⁻², ठीक है, 2 × 10⁻², अपॉन वाटर, वाटर 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर को क्या मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ इंटू का 10⁻6। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, देखो ये 10⁻3 रह गया, 10⁻3 इंटू 10⁻², 10⁻1 रह गया, तो 20 आ गया। तो 20 ppm आ गया इसका हार्डनेस। तो 20 ppm है भाई, बिल्कुल है, डी ऑप्शन अपना जो है वो मैच कर रहा है गाइस। क्लियर। Then the next question, select the correct statement. Geometrical isomer of complexes may differ in dipole moment and visible UV spectra, बिल्कुल सही है भाई। Ma3B3 में फैक और मर इसी में होते हैं भाई, ये भी सही है। नो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स COEN twice Cl2+, भाई देख लेते हैं बना के। तो यहाँ पर EN ट्वाइस, अच्छा 6 है ना, एक EN यहाँ चेप रखा है, ट्रांस है ना ये, एक EN यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया। इसने क्या बोला, नो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है भाई। इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, देख रहे हो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, नो ऑप्टिकल आइसोमर। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रांसपोजिशन पे सेम आ जाए तो इसका मतलब POS है, वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब चारों ही सही है, तो आंसर क्या आ गया, डी। ये अपना आंसर आ गया गाइस, डी इज द आवर आंसर। ठीक है, तीनों ही सही है, सारे सही है, डी आ गया। व्हेन आर्कल प्रोसेस इज एंड मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड, भाई मॉन्ड, ये तो हमने पिछले पेपर में भी देखा था, 4th नंबर पेपर में। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा भाई, वैन आर्कल जो है टाइटेनियम, इसके लिए होगा, निकल उसके लिए, मॉन्ड के लिए सी आंसर आ गया। क्लियर। अब से दिया हुआ द गोल्ड नंबर ऑफ अ फ्यू पार्टी प्रोटेक्टिव कोलॉइड, भाई देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच इज बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अब यहाँ पर फंडा क्या होता है, जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड होती है गाइस, प्रोटेक्टिव कोलॉइड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है गोल्ड नंबर के, जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर उतनी कम प्रोटेक्टिव कोलॉइड की लेयर। स्टार्च जितना 25 आ रहा है, ये 0.005 से 0.01, 0.03, 0.126 से 123, तो इसका मतलब मेरे सबसे छोटा जेलेटिन में आ रहा है, तो बी आंसर आ गया अपना, बी आ गया, सबसे छोटा इसी में आ रहा है, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है गाइस, एक क्रिस्टल है जो कि XYZ से बन के मिला हुआ है, XYZ से मिलके बना हुआ है। जो X है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, FCC, X जो है FCC ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब X कितना आ गया, FCC का मतलब कितना हुआ, 6 इंटू हाफ, ये 3 आ गया भाई। क्लियर। Y जो है वो ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आ गए भाई, जितना भाई, जितना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना, Y जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ले रहे हैं, और जो Z है वो ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितने होते हैं एक क्यूब में, देखो एक तो किस पे होता है, एज सेंटर पे होता है, एज सेंटर का मतलब कितना हो गया, तो एक एज कितने 12 एज होते हैं, और एक एज 4 से गिरा होता है, तो यहाँ पे तो 3 आ गया, प्लस का एक बॉडी सेंटर पे होता है तो 4 आ गया, तो वाई 4 आ गया। अच्छा जेड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब इसके डबल होते हैं तो 8 आ गए। ठीक है, इफ ऑल पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, अच्छा एक बॉडी डायगोनल से रिमूव कर दिया, तो एक बॉडी डायगोनल से अगर रिमूव करा अलोंग बॉडी डायगोनल, मतलब ये कॉर्नर आ गया, ये बॉडी सेंटर वाला आ गया, ये कॉर्नर वाला आ गया, मतलब 2 कॉर्नर वाले उड़ गए, और एक कहाँ से उड़ गया, बॉडी सेंटर से। अगर 2 कॉर्नर वाले उड़े तो एक्स पे तो कोई खर्चा नहीं आया, क्योंकि ये तो फेस पे थे, ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा वाई पे आएगा, वाई पे क्या हमने लिया था, एज सेंटर, एज सेंटर से, एज सेंटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि बॉडी सेंटर वाला उड़ गया, तो इसका मतलब ये वाई जो हो गया ये 3 हो गया। क्लियर। और जो जेड है इसका, जेड जेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, हर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में होता है, हर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हम लोग 8 लिखते हैं।
अब यहाँ पे क्या बॉडी सेंटर वाला, बॉडी सेंटर वाला क्या दो कॉर्नर वाले गए, दो कॉर्नर वाले का मतलब है कि जो ऑक्टाहेड्रोन है वो 6 रह गए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग वो ना हर कॉर्नर के रिस्पेक्ट में है, तो 6 रह गए, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आ गया। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया अपना, x3 y3 z6, तो ये आ गया XYZ2, XYZ2, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा गाइस XYZ2, ठीक है, ए ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 20, the sum of the number of sigma and pi bond in 5-oxohexanoic acid, 5-oxohexanoic acid, ओके, मतलब 6 कार्बन अपन को बनाने, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला COH है, क्योंकि COH का आपको पता ही है कार्बन इंक्लूड होता है। अब 5, 1 2 3 4 5, इधर क्या लगाया अपन ने ऑक्सो, ऑक्सो का मतलब हम लोग लगाएंगे कीटोन ग्रुप, यहाँ पर कीटोन के लिए हम लोग ऑक्सो लगाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर मुझे गिनने कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो एक मिनट, यहाँ पे तो एच आएगा नहीं क्योंकि 4 बॉन्ड इसने पूरे कर लिए, यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, 2, इसके अंदर देखो इसको भी मैं ऐसे नहीं लगा रहा C डबल बॉन्ड OH को, इसको देखना किस तरह लिखना, इसको भी पूरा हम लोग खोल के लिख लेते हैं ताकि हम लोग सारे सिग्मा बॉन्ड गिन पाए, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तो आ गए सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। पाई बॉन्ड गिनते 1 और 1 2, 2 पाई बॉन्ड आ गए, तो टोटल 20 आ गए भाई, टोटल 20 है, 18 और 2 20, क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ एसएस बॉन्ड्स इन सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइमर, देखो ये मैंने आपको बताया था कार्बन सब ऑक्साइड पे वैसे ही सल्फर का भी सब ऑक्साइड होता है S3O9, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, S3O9, 3 तो ये लग गए, 3 3 6, कितने हो गए भाई देखो, 3 3 तो ऐसे लग गए, 3 ऐसे लग गए, 6, 3 और लगने हैं, तो सल्फर की कितनी वैलेंसी यहाँ पे लग गई, 1 1 2 2 2 4 4, अब यहाँ पर क्या लगेगा, 3 और लगेगा, 1 1 और लग सकता है, तो ये 9 हो गए। इसमें पूछा नंबर ऑफ सल्फर, तो सल्फर के बीच में तो कोई भी बॉन्ड नहीं है, सल्फर सल्फर के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है गाइस, क्योंकि सल्फर सल्फर के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, एसएस बॉन्ड इसके अंदर नहीं है, सल्फर सल्फर में कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब इसने बोला एसएस बॉन्ड, एसएस बॉन्ड मतलब सल्फर सल्फर का कोई बॉन्ड है नहीं है, सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसका मतलब 0 आ गया इसका आंसर, क्लियर। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H9Br, देखो C4H9Br का स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर का कहानी क्या होता है, आप IUPAC पोजीशन चेंज करके देखो, IUPAC नाम चेंज होता है, तो ठीक है C4H9Br, तो 1 2 3 4, एक बार Br यहाँ लगा दो, ठीक है, एक ये बन जाएगा, एक बार Br कहाँ लगा सकते हो, एक बार Br यहाँ लगा दो, नाम चेंज हो गया, क्लियर, ठीक है, यहाँ लगाओगे, ठीक है, नाम चेंज हो गया। तीसरी बार Br कहाँ लगा सकते हो, देखो यहाँ पर लगाया, तो इस कार्बन के साथ 1 1 2 3 और एक क्या होगा, एक हाइड्रोजन अटैच होगा, तो क्या ये वाला स्टीरियो हो गया गाइस, क्या ये वाला कायरल कार्बन बन रहा है, ये वाला बन रहा था क्या, 1 2 1 2, इसके बाद नहीं, ये वाला कायरल नहीं बनेगा, ये वाला कायरल, ये वाला जो कार्बन है गाइस, ये कायरल बन रहा है, देखो इट इज अ कायरल कार्बन, दिख रहा है आपको, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इधर कार CH3, इधर CH2 CH3, इधर ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन, तो कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसका मतलब इसके कितने हो गए, एक ही ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है गाइस, क्लियर, इतना क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, क्लियर। देखो भी गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 में हम बात करें तो 2 ग्राम सैंपल ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट, ठीक है,
potassium sodium bicarbonate and sodium sulfate is gently heated till the evolution of CO2 ceases. ठीक है, the volume of CO2 at इतना at 298 Kelvin is measured to be इतना ml. 1.5 ग्राम of the sample requires इतना ml, इतना m by 10 मोलर. अच्छा ठीक है, HCl for complete neutralization. Complete the percentage, calculate the percentage composition of Na2SO4 in the original mixture. तो सबसे पहले देखो भाई, अपन को पता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा ये क्या करेगा, यहाँ से अपन को CO2 मिलेगी हीट करके. कैसे? बाइकार्बोनेट कार्बोनेट्स बनाते प्लस H2O प्लस CO2. बैलेंस कर ले क्या, यहाँ पर 2 लगाते, ये बैलेंस हो गई. अब ये गैस है तो अपने को पता ही है सारी गैस क्या होती है गाइस, आइडियल गैस को फॉलो करती, आइडियल बिहेवियर हम लोग मान के चलते गैसेस का. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं CO2 के मोल्स निकाल लूंगा. कैसे निकाल लूंगा, PV इक्वल टू NRT से. तो यहाँ से N इक्वल टू कितना आ गया, PV बाई RT. प्रेशर कितना दे दिया, 750 mm. तो 750, अच्छा ATM होता है प्रेशर, तो 750 अपॉन 760 कर दूंगा ATM में कन्वर्ट करने के लिए. इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है भाई, 123.9 ml. ml है ना, मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 10 की पावर -3 भी होगा. अपॉन RT, R 0.0821. टेम्परेचर अपन को दे दिया इसने 298 केल्विन. इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से n जो आएगा, ठीक है, n इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो यहाँ से ही अपन इसकी वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट करा, ये आ गया गाइस 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स. तो इतने मोल्स CO2 के अपने पास आ गए. क्लियर? तो मोल्स ऑफ CO2 अपने पास आ गए 5 इंटू 10 की पावर -3. अब क्या करें, अब इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे. तो पहले तो देखें हम लोग 2 ग्राम सैंपल दिया था, 2 ग्राम सैंपल के लिए कितना था, 5 इंटू 10 की पावर, पहले इसका 1 मोल्स ऑफ मैं NaHCO3 निकाल लूँ. NaHCO3 के मोल कितने आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 इंटू तो 10 की पावर -2 मोल आ गए. क्लियर? अब क्या करें, इसने देखा 2 ग्राम सैंपल ऑफ मिक्सचर ये दिए, तो 2 ग्राम के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 10 की पावर -2 है. 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 बाई 2. और 1.5 ग्राम के लिए इसने बोला है, तो कितने हो गए मोल, 10 की पावर -2 अपॉन 2 इंटू का 1.5. तो ये 7.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम. तो ये 7.5 इंटू 10 की पावर -3, इतने मोल आ गए. क्लियर? इतने मोल आ गए किसके, NaHCO3 के. क्लियर? NaHCO3 के, सोडियम बाइकार्बोनेट के इतने मोल आ गए. अब क्या करेंगे, देखो भाई, अब अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट्स. ठीक है, इक्विवेलेंट्स इक्वल लग देगा. देखो इसने HCl जो बोला, ये HCl किसको न्यूट्रलाइज करेगा, देखना भाई इधर. ठीक है, अब देखना कैसे करेगा, HCl न्यूट्रलाइज करेगा किसको, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 एंड NaHCO3. तो ये Na2CO3 प्लस NaHCO3 को इसको न्यूट्रलाइज करेगा. क्लियर? इसको न्यूट्रलाइज करेगा. न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, अपन इक्विवेलेंट इक्वल रख देते हैं. तो इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं भाई, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl किसके इक्वल रख दूं मैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3. ऐसा क्यों करा हमने, अब सोचो, क्योंकि मुझे NaHCO3 के मोल तो पता है, वो तो हमने निकाल लिए थे, बट मेरे को Na2CO3 के नहीं पता, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ. कैसे, मोल इंटू एन फैक्टर. अब इसका एन फैक्टर तो 1 होता है, मोल इसका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम की तरफ से निकाल लेंगे, तो 1/10 इंटू 150 ml में, तो इंटू 10 की पावर -3 भी करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए. इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, इसके 2 एन फैक्टर हो जाएगा, और मोल इसका क्या हो जाएगा Na2CO3 का, ये तो पता नहीं है मेरे को, तो मोल को x मान लिया, प्लस इसके भी, इसका एक ही एन फैक्टर आएगा क्योंकि एक ही कैटायन होगा, एक ही एनायन होगा, इंटू इसका मोल कितना आया था 7.5 इंटू 10 की पावर -3. तो यहाँ से क्या हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे. चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से अपनी आ गई, ये इसको 7.53, यहाँ से इसको हम लोग कर लेंगे, तो ये आ गया भाई अपना 3.75 इंटू 10 की पावर -3.
इतना आ गया x, मतलब अपने पास मोल ऑफ Na2CO3 आ गए 3.75 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब अपन इसका क्या कर लेंगे, मास कैलकुलेट कर लेंगे। मास कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो मास कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने ग्राम सैंपल में आया, ये 1.5 ग्राम सैंपल में आया। अगर मान लो तो पूछेगी कितने ग्राम सैंपल में आया, कि भाई ये 1.5 ग्राम सैंपल के अंदर हमारा प्रेजेंट है। अब इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास कैलकुलेट कैसे करेंगे देखना भाई, इधर तो यहाँ पर ये सारा रिमूव कर दूं तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ Na2CO3 कैसे निकालेंगे, मोल इंटू उसका मोलर मास। तो मोल कितना आया था, 3 पॉइंट कितना आया था 3.75 इंटू 10⁻³ इंटू इसका मोलर मास। मोलर मास कितना आ गया, Na2CO3 का निकाल लो, कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। तो कैलकुलेट करके ये आ गया इसका जो है टोटल मास जो आ गया, ये आ गया 0.3975 ग्राम। क्लियर, इतना जो है अपना मास ऑफ Na2CO3 आ गया गाइस। क्लियर, अब क्या करेंगे, मास हमने निकाल लिया Na2CO3 का, अब क्या परसेंटेज में निकालूंगा Na2CO3 का। परसेंटेज क्या निकालूंगा भाई, 0.3975 इतना तो आया। टोटल मास कितना था सैंपल का, 2, ओ सॉरी 1.5 ग्राम में निकालना था ना, इनटू का 100। तो यहाँ से कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ Na2CO3, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करते हैं भाई। तो ये आ गया गाइस लगभग 26.5% के आसपास आ गया, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, 26.5% आ गया। अब मास अपन NaHCO3 जो है, मास ऑफ NaHCO3 वो कितना था अपना, उसको भी तो निकालना है ना अपन को। 7.5 इंटू 10⁻³ इंटू उसका मोलर मास, कैलकुलेट करते हैं भाई। तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 7.5 इंटू 10⁻³ इंटू इसका मोलर मास कर रहे हैं, तो ये आ गया अपने पास 0.63 ग्राम। अब क्या मैं परसेंटेज इसकी भी निकाल सकता हूँ NaHCO3 की, कितनी आ जाएगी 0.63, एक्चुअल था 1.5 टोटल सैंपल का था इंटू 100। तो 0.63 को 1.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा लगभग गाइस 42%, ठीक है। 42% ये अपना आंसर आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Na2SO4। अब तीनों एक सैंपल में तीनों थे, तो भाई Na2SO4 का परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो इसको 100 माइनस इन दोनों की परसेंटेज को ऐड करके माइनस कर दूंगा 100 में से। तो 42 प्लस का 26.5, तो 0.5 6 2 8 4 2 6 68.5, 68.5 100 में से माइनस कर लो भाई। 100 में से 68.5 माइनस करे तो 5 इधर बच गया, 1 9 में से 6 गए 3 13 31.5, ठीक है ना, 31.5। तो ये 31.5 इसका जो परसेंटेज है, ये अपना आंसर आ गया 31.5% निकला। काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस ये, ठीक है ना। जेई मेंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत बड़ा। एक तो क्या है ना, इसका लैंग्वेज बहुत बड़ा है, आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि सर ये तो करेगी नहीं, छोड़ आएंगे। तो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसको पूरी तरह सॉल्व करके भेज दूंगा। क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन ऑलरेडी है, कैलकुलेटर से इसलिए करते हैं गाइस कि टाइम ज़्यादा ना लगे, बिकॉज कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ 13% सॉल्यूशन बाय वेट। तो इसमें परसेंट W/W जो है वो 13% दे दिया है। इसका मतलब 13 ग्राम जो है अपन को सॉल्यूट का मास दे रखा है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन का मास पता लग गया, अपने को क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, बहुत बढ़िया। तो डेंसिटी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, मास पता है 100 ग्राम, तो वॉल्यूम मैं यहाँ से निकाल लूंगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 1.02, तो ये इनटू का 100 और आ जाएगा ऊपर, तो 100 अपॉन 1.02 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया 100 अपॉन 1.02, 100 अपॉन 1.02
98.03 98.0304 ले लेते हैं। ये क्या आ गया अपना वॉल्यूम आ गया गाइस। क्लियर इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट बाय रेलिवेंट राउंडिंग अप। ठीक है भाई, तो इतना आ गया अपने पास 98.04। क्लियर। अब अपन को क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी भी। मोलैरिटी के लिए मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स कितने आएंगे, अभी तो मास दे रखा है इसने सॉल्यूट का, सल्फ्यूरिक एसिड का, बाय वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मास दे दिया इसने 13 ग्राम, 13/98 करेंगे तो मोल्स आ गए 13/98, ये मोल्स आ गए। इनटू का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 98 होगा इनटू का 1000। तो यहाँ से कितना आ गया भाई, कर लेते हैं इसको। तो आ गया 98 इंटू का 98.04, ये आ गया 9607। तो 13,000 डिवाइडेड बाय 9607.92, 13,000 डिवाइडेड बाय 9607.9, ये आ गया 1.35। तो 1.35 या इसको अप्रोक्सीमेट 1.4 भी लिख सकते हैं भाई। इतनी हमारी क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है Ag और Fe3 प्लस से Ag प्लस और Fe2 प्लस बना, मतलब सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, भाई आयरन का इसने रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कितना 0.77, सिल्वर का इसने रिडक्शन दे रखा है देखो, जबकि सिल्वर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अपना ई नोट सेल क्या होता है, सिंपल सा ई नोट ओपी प्लस ई नोट आरपी। तो सिल्वर का कितना हो जाएगा, अभी सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो माइनस का 0.8 प्लस का इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.77। तो 0.8 में से 0.7 माइनस करेंगे तो कितना आ गया भाई, 0.03 माइनस का 0.03 आ रहा है गाइस। इसने बोला इफ द रिएक्शन इज फिजिबल एंटर 1 एज आंसर एल्सवाइज एंटर 0। तो रिएक्शन फिजिबल तो नहीं है क्योंकि ई नोट सेल क्या आ गया, ई नोट सेल नेगेटिव में आ गया। अगर नेगेटिव में आ गया इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो हम लोग 0 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसने बोला कि अगर फिजिबल है तो 1 पुट करो, नहीं तो 0 पुट करो, तो 0 पुट कर देंगे। तो गाइज ये हमारा पेपर नंबर 6 था। आई थिंक काफी आसान था ये पेपर, दूसरे पेपर्स के कंपेयर में काफी आसान पेपर था, काफी इजी क्वेश्चन थे गाइज। इजी इसलिए थे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो उसके अंदर लगभग कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो रहे हैं गाइज, लगभग क्वेश्चन जो है एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए काफी पेपर ये आसान लगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 था जो काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस एक दो बार आउट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं इसको दोबारा सॉल्व करके भेज दूंगा। तो गाइस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज कर दे, मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को भी लगेगा कि हाँ आप लोग इस मेरे चैनल मतलब मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, ताकि मैं भी मतलब जो है ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ और अब जल्दी से जल्दी आप लोगों को हर पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड भी कर पाऊँ। तो प्लीज़ गाइज मेरी भी आप ही की वजह से मेरे को भी मोटिवेशन मिल रहा है और मेरी वजह से आपका भी भला हो रहा है। तो बेटर है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर्स के सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। क्लियर गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE 2020 एग्जाम। ओके बाय गाइस।